अंचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश से आज की सबसे अहम खबर के साथ कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के साथ आज से 2 दिन खजुराहो में रहकर कैबिनेट बैठक के साथ विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली यह महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। रविवार रात अधिकांश मंत्री खजुराहो पहुंच चुके हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट और विजय शाह कीर्तन करते हुए ट्रेन से खजुराहो पहुंचे हैं। बता दें कि आज खाद्य, औद्योगिक नीति, MSME, राजस्व, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, जनजाति कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण और खनिज विभाग की समीक्षा होगी। वहीं मंगलवार को कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसी दिन CCIP की बैठक और लोक निर्माण तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 2 वर्षों के कार्यों की समीक्षा भी होगी। इस दौरान बुंदेलखंड के विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। तो 2 दिन खजुराहो से सरकार, मध्य प्रदेश सरकार अब चलने वाली है। कैबिनेट सहित विभागीय समीक्षाएं भी इन 2 दिनों में होंगी। बुंदेलखंड के विकास के नए द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। सरकार की 2 दिन खजुराहो में बैठक क्योंकि होने वाली है, तो विकास और समीक्षा पर पूरी तरीके से फोकस नजर आ रहा है। कई मंत्रियों के विभागों का परफॉर्मेंस रिव्यू भी इस दौरान किया जाएगा। और रविवार रात ही आपको बता दें कि कई मंत्री खजुराहो पहुंच चुके हैं। विजयवर्गीय और सिलावट ट्रेन में भजन कीर्तन करते हुए खजुराहो पहुंचे हैं। और आज 10 विभागों की समीक्षा बैठकें होंगी और कल कैबिनेट की अहम बैठक। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाली बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि। हम इस समय मौजूद हैं खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में, जहां मोहन कैबिनेट की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मोहन सरकार के मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो के पास स्थित राजगढ़ पैलेस में 2 दिवसीय रुकने का कार्यक्रम है और 2 दिवसीय कार्यक्रम के बीच में यह बैठक जो आयोजन की जा रही है मोहन सरकार कैबिनेट की, जिसमें तमाम परियोजनाओं के लेकर चर्चाएं होंगी और कहीं न कहीं बुंदेलखंड के विकास को लेकर एक नया आयाम स्थापित करेंगी। खजुराहो से INH न्यूज के लिए हरिओम खरे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन में सौजन्य भेंट की। दोनों नेताओं के बीच 2 राज्यों के आपसी सहयोग, विकास और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुलाकात के बाद CM साय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से गहराई से जुड़े हैं और दोनों राज्य मिलकर विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बैठक दोनों राज्यों के बीच सहयोग को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। तो 2 राज्यों के आपसी सहयोग पर सकारात्मक चर्चा इस दौरान हुई। विकास और साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस इस दौरान रहा। विकास और बुनियादी सुविधाओं पर भी बात की गई है। समत्व भवन में ये अहम मुलाकात कल देखने को मिली। CM साय की CM डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय की मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव से ये मुलाकात हुई और विकास और साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो नागालैंड में आयोजित हार्निबल फेस्टिवल में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिस्सा लिया। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे सिंधिया आगामी जनजाति की पारंपरिक धुनों और रिवाजों में शामिल हुए। किसामा हेरिटेज विलेज में फेस्टिवल में पारंपरिक नृत्य, हैंडलूम प्रदर्शनी, गेम्स, व्यंजन प्रदर्शन और हार्निबल इंटरनेशनल रॉक कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया। सिंधिया ने टफेमा गांव में रीजनल क्राफ्ट एंड रिसोर्सेज सेंटर का दौरा किया और इस दौरान महिला कारीगरों और डिजाइनरों से मुलाकात की और स्थानीय हस्तकला में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने कॉफी फॉर्म का
दौरा कर स्थानीय उत्पादों का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने लगभग 650 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा भी की, जिसमें स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, ऊर्जा और सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पारंपरिक नृत्य का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब आगामी ड्रम बजाते हैं तो आप खड़े नहीं रहते, आप उनके साथ नाचते हैं। नागालैंड के अद्भुत उत्साह, ऊर्जा और जीवन संस्कृति की गर्मजोशी के लिए हृदय से आभारी हूँ। इधर शाहजहांपुर जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी ने शाहजहांपुर भाजपा विधायक अरुण भीमावद से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विधायक खुद अस्पताल पहुंचे। विधायक ने सिविल सर्जन को बुलाकर नाराजगी व्यक्त की और मरीजों को बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दरअसल ग्राम खेड़ा बमौरी निवासी मोहन सिंह राजपूत अपने परिजन को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए थे। रविवार होने के कारण अस्पताल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी ने भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। स्टाफ यहाँ की सुनता नहीं है और कुछ सुविधाएं नहीं थी। इस प्रकार की हमने कंप्लेंट की थी, जो माननीय विधायक जी ने यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात करके फॉलो करने की बात कही है। मुझे टेलीफोन आता है मोहन नामक एक व्यक्ति का कि मैं अपने परिवार को लेकर अस्पताल आया हूँ, यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। फिर ध्यान में आया कि आज रविवार हो सकता है कि छुट्टी का दिन है, कई कर्मचारी छुट्टी पे रहते हैं, लेकिन फिर ध्यान आया मुझे कि नहीं, कोई किसी न किसी की तो ड्यूटी होगी। तो मैंने उससे बोला कि तुम मेरी ड्यूटी पे जो उससे बात करवा, तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। इसी कारण से मुझे यहाँ पर अस्पताल में आना पड़ा। ये व्यवस्था है, मैंने आदरणीय CS महोदय को यहाँ बुलाया है, मीणा जी को, उनसे मैंने चर्चा की है। भविष्य में इस प्रकार का परिस्थिति न बने, इसके लिए हमने जो डेस्क सेंटर है, पूछताछ केंद्र, उसको व्यवस्थित करने जा रहे हैं। छुट्टी के दिन भी यहाँ पर पूछताछ केंद्र पर कोई ना कोई बैठा रहे, ताकि मरीज के साथ आने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी व्यवस्थित मिल जाए। अगली खबर अब खैरागढ़ से, जहां जिले में खुलने वाले श्री सीमेंट प्लांट का लोग विरोध कर रहे हैं। 11 दिसंबर को होने वाली जन सुनवाई को रद्द करने की मांग को लेकर शनिवार को रैली निकालते हुए शाम को चक्का जाम का रूप ले लिया। हालांकि बाद में लोग शांत हुए। प्रस्तावित खदान क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में आने वाले 39 गांवों ने लिखित आपत्ति दर्ज करते हुए परियोजना का विरोध किया। बढ़ते विरोध के बीच प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बता दें कि सीमेंट परियोजना के खिलाफ जन विरोध चरम पर है। शनिवार को गांव के हजारों किसानों ने 500 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ छुई खदान की ओर कूच किया, तो विरोध बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस दौरान किसान हल्ला बोल रैली को छुई खदान की सीमा से पहले ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो ट्रैक्टर छोड़ हजारों की संख्या में ग्रामीण पैदल आगे बढ़ते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर जन सुनवाई को तत्काल रद्द करने की मांग रखी। यहाँ एक सूत्रीय मांग है कि यहाँ सीमेंट फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए और 11 तारीख को जो जन सुनवाई होने वाली है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि आप हमारे गांव में जाके देखोगे ना, हमारा जमीन इतना उपजाऊ है, हम लोग साल में 3-3 फसल लेते हैं, तो हमको उससे ज्यादा विकास हम किसानी करके दिखाएंगे। देखिए, अभी जिस तरीके से ये जनता उग्र है, उस हिसाब से लग रहा है कि यह कुछ देर और चलेगी, लेकिन जो नियमानुसार जो ज्ञापन सौंपना था, ज्ञापन सौंप चुके हैं और मेरे हिसाब से ज्ञापन सौंपने के बाद जो भी नेतृत्व कर रहे हैं उनकी बातों को मानते हुए जल्द से जल्द चली जाएगी यहाँ से। इधर ग्वालियर पुलिस ने जनता को बड़ी सौगात दी है। साइबर सेल ने रिकॉर्ड 1 करोड़ 82 लाख रुपए कीमत के 736 मोबाइल खोज निकाले हैं। पुलिस को प्राप्त हुए मोबाइलों को उनके धारकों को वापस लौटाया है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने 4 ऐसे नागरिकों का भी सम्मान किया है जिन्हें राह चलते मोबाइल फोन बरामद हुआ था। आज हमने टोटल 736 मोबाइल बरामद किए थे। उनके मालिकों को बुला के उनको सुपुर्द किया गया है। ये बेसिकली आम जनता के लिए बड़ी सर्विस है। कई बार उनको उम्मीद भी नहीं होती कि उनके मोबाइल फ़ोन वापस मिलेंगे, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन उनको बुला के एक कार्यक्रम के तहत उनको सुपुर्द किए जाते हैं तो उनके अंदर बहुत ही सेटिस्फेक्शन और खुशी की भावना आती है। इस साल हमने टोटल 1503 मोबाइल रिकवर किए गए हैं और ये मुझे लगता है सबसे बड़ी रिकवरी है।
तो भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर वर्कशॉप का आयोजन कराया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि गुजरात में स्कूल में फल देने की परंपरा है, इससे बहुत सारे बच्चों को फल मिल जाते या आंगनबाड़ी में बच्चों को विटामिन मिल जाता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जब किसी ने बड़ा परिवर्तन किया है तो उसकी शिक्षा और उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका रही है। स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में भी हमने बदलाव किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश वो प्रयोगशाला जहां सनातन धर्म की रक्षा हुई है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाओं के द्वारा देश समाज को बदलने के विश्वास का प्रतीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे शिक्षा परिदृश्य में एक गहन परिवर्तन और सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को नई दिशा देने की दूरंदर्शी कार्य योजना है। हमारी दायित्व होनी चाहिए जो क्लास 1 में बच्चा आया, कक्षा 1 में जो बच्चा आया, कम से कम 12वीं तक निरंतर पढ़ते रहे। बाद में जॉब मार्केट में जाए, उच्च शिक्षा में जाए, रिसर्च करे, किसी किसानी में जाए, घर जाए, जो करे। लड़का या लड़की 12वीं तक कंपलसरी पढ़े। इसके लिए आपने संदीपनी जैसे विद्यालय का भी शुरू किया। हमने पीएमश्री में आपको काफी मदद किया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, जो भारत सरकार उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। सीबीएसई बहुत सारे अच्छे स्कूल्स को भी खुलवा रहा है। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान, जब हम अपने वसुदेव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया। अगली खबर बीना से, जहां जिले के खिमलासा थाना क्षेत्र के गांव बसहारी में हुए युवक के हत्या के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस के लगातार प्रयास के चलते हत्या के सभी आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार किया है। दरअसल शादी में गए युवक की हत्या बाइक सवारों में ओवरटेक को लेकर हो गई, जिसमें आरोपियों ने चाकू से युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं सभी आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज कर एसडीओपी नितेश पटेल के नेतृत्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। दिनांक 5 दिसंबर की रात में करीबन 10:30 से 11 के बीच प्रमोद राजपूत जो बसारी के निवासी हैं, उनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी मेन रोड पर, जिस पर पुलिस द्वारा तलाशी एवं विवेचना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं 2 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया गया। इधर दुर्ग पुलिस ने 14,60,000 रुपए की फर्जी लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार हिताशी कंपनी के एटीएम में कैश लोडिंग का काम करने वाले वर्कर ने साजिश रची थी। दरअसल 6 दिसंबर की शाम कुम्हारी पुलिस को सूचना मिली कि 3 अज्ञात युवकों ने कैश लोडिंग करने वाले आशीष से 14,60,000 रुपयों से भरा बैग लूट लिया। आशीष ने दावा किया कि रास्ते में 3 युवकों ने उनकी बाइक रोककर चाकू की नोक पर बैग लूट लिया। हालांकि पुलिस को कोई भी संघर्ष के निशान नहीं दिखे। कि जो पैसे हैं वो किसी ने लूटे नहीं हैं, उसने जिस एटीएम में डालना था उसमें ना डालकर किसी दूसरे एटीएम में छिपा कर रखा हुआ था और उसका प्लान ये था कि इसमें एफआईआर हो जाता तो जो इंश्योरेंस से जो पैसे मिलने थे तो वो 14,60,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से उसे वापस मिल जाता और उसे डबल फायदा हो जाता करके उसने ये पूरा प्लान बनाया था।
और इधर 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम साई की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में यह बैठक होनी है। शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मंजूरी मिलेगी। धान खरीदी गाइडलाइन दर की समीक्षा भी संभव है। तो 10 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है वो कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को मंजूरी मिलेगी। धान खरीदी गाइडलाइन दर की समीक्षा भी की जाएगी। तो 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम साई की अध्यक्षता में साई कैबिनेट की यह बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन में 10 तारीख को यह बैठक होगी। शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयकों को इस बैठक में मंजूरी मिलेगी। वहीं धान खरीदी गाइडलाइन दर की समीक्षा भी इस दौरान संभव है। तो 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम साई की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी। और एक और खबर छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचाएंगे, जहां 13 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जगदलपुर में होगा बस्तर ओलंपिक का समापन में 3000 विजेता खिलाड़ी भाग लेंगे। 500 पीड़ित और पुनर्वासित लोग भी बनेंगे ओलंपिक का हिस्सा। तो समापन में 3000 विजेता खिलाड़ी शामिल होंगे। 500 पीड़ित और पुनर्वासित लोग भी ओलंपिक का हिस्सा बनेंगे। तो 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का समापन होना है। समापन में 3000 विजेता खिलाड़ी, आपको बता दें, भाग लेने वाले हैं। वहीं 500 पीड़ित और पुनर्वासित, यानी कि जो नक्सली है, जिन्होंने मुख्य धारा में जुड़े हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। राजधानी रायपुर से ही एक और खबर भी, जहां मुख्य सचिव विकासशील कल लेंगे अहम बैठक। 2025-26 बजट के नवीन प्रस्तावों की समीक्षा होगी। विभागों के भेजे प्रस्तावों पर भी ये चर्चा होगी। प्रमुख योजनाओं की जमीनी हकीकत पर चर्चा करेंगे। 2024 से 2026 तक हुए कार्यों का ब्यौरा लेंगे। बैठक में विभागीय कार्यों की आगामी कार्य योजना तय की जाएगी। तो आगामी कार्य योजना इस बैठक में तय की जाएगी। 2024 से 26 तक हुए कार्यों का ब्यौरा भी लेंगे मुख्य सचिव। बैठक में विभागीय कार्यों की आगामी कार्य योजना तय की जाएगी। तो मुख्य सचिव विकासशील कल अहम बैठक लेने वाले हैं। 2025-26 बजट के नवीन प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। वहीं विभागों के भेजे प्रस्तावों पर भी चर्चा होनी है। और इधर छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रदेश में 11 दिसंबर तक भरे जाएंगे गणना पत्रक। मतदान केंद्रों का होगा युक्तियुक्तकरण। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावा आपत्ति का समय है। 16 जनवरी से 7 फरवरी तक मतदाता सूची का सत्यापन। 14 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। तो 14 फरवरी को आपको बता दें कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रदेश में 11 दिसंबर तक गणना पत्रक भरे जाएंगे। मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण भी होगा। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावा आपत्ति का समय तय किया गया है। 16 जनवरी से 7 फरवरी तक मतदाता सूची का सत्यापन है। वहीं 14 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। और इसी बीच सीधी से खबर सामने आते हुए, जहां मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, करोड़ों की दवाइयां जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तो मौके पर हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। करोड़ों की दवाइयां लेकिन इसमें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।